है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी मिलेनियस हायर्ड हस्बैंड, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 30। एनीवेज, अब तुम मुझे अपनी सारी सच्चाई बताओगे कि तुम कौन हो, और सबसे ज़रूरी बात कि तुमने याददाश्त खोने का नाटक क्यों किया। कहीं उस दिन वो एक्सीडेंट तुमने जानबूझकर, मेरा मतलब कि मेरी गाड़ी के सामने तुम जानबूझकर तो नहीं आए थे। सामने खामोश खड़े आरूस के ऊपर अपने सवालों की बारिश करते हुए आयत ने कहा था। तो वही आरूस भी एक क्षण की चुप्पी के बाद कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही आयत ने आगे कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि रात रात भर तुम कहाँ गायब रहते हो। वो कल रात मैं रूही के घर गया था और पूरी रात भी मैंने वहीं पर गुजारा था। व्हाट? बट वाई? आरूस का जवाब सुनकर आयत चौंक सी गई थी। तो वही आरूस ने आगे कहा, कल उसके डैड की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मुझे कॉल करके अर्जेंट बुलाया था। इस पर आरूस की इन बातों को सुन आयत की भौं में सिकुड़ चुकी थी। तुम उसके इतने करीब कब से हो गए जिसकी वजह से उसने तुम्हें कॉल करके बुलाया था? अपने इन बातों को कहते हुए आयत के चेहरे पर हल्के गुस्से और चिढ़न के भाव साफ नजर आ रहे थे, लेकिन उसके इस रूप को देखकर आरूस की आंखों में हल्की चमक तो वही होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वह तुरंत आयत के चेहरे के करीब खुद के चेहरे को ले जाते हुए कहा, क्यों? कहीं यह सुनकर तुम्हें जलन तो नहीं हो रहा? जिसे सुन आयत उसके सीने पर अपने दोनों हथेलियों से दबाव बनाते हुए उसे हल्का पीछे की तरफ ढकेल दिया था। व्हाट नॉनसेंस! और वहाँ से आगे बढ़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी, जहाँ अब तक उसके चेहरे पर एक सख्ती भी साफ नजर आ रही थी। आयांश, मैं तुमसे ये लास्ट बार पूछ रही हूँ कि मुझे झूठ और फरेब दोनों से, हाँ जानता हूँ तुम्हें दोनों से सख्त नफरत है, यही ना? ये बात मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ। आयत की बातों को बीच में काटते हुए आरुष ने खुद ही उसकी बातों को पूरा करते हुए कहा था। यहाँ तक कि अब आरुष के चेहरे पर भी एक सख्ती साफ नजर आ रहा था। वह भी आयत के सामने ही खाली पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया था। सालों पहले जब तुमने खुद को दुनिया की नज़रों से बंद कर लिया था, उस वक्त फ्रेंड बुक पर तुम्हारा शुभचिंतक बनकर एक लड़का हर रोज़ तुम्हें एक मैसेज भेजा करता था, बिना इस उम्मीद से कि बदले में तुम्हारे तरफ से भी कोई जवाब आएगा। वो हर रोज़ अपनी डेली रूटीन, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तुमसे शेयर किया करता था, और ये सिलसिला सालों तक चला था। शायद उसे उम्मीद था कि एक न एक दिन तुम भी उसके प्यार, उसके फीलिंग्स को समझोगी, और फिर सालों बाद एक दिन तुमने उसके मैसेज का रिप्लाई दिया था, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हुआ था। लेकिन तुम्हारे उस मैसेज को पढ़ते ही उसका दिल भी टूट चुका था, और उसका कारण तो तुम्हें याद ही होगा, है ना? इतना कहते हुए आरुष की नज़रें आयत के ऊपर ही टिक गई थी। तो वही आयत कुछ सोचते हुए आरुष की बातों का कोई जवाब देना चाहती थी कि उससे पहले ही आरुष का फ़ोन बज उठा था। स्क्रीन पर संजीव का नाम फ्लैश होता देख उसकी भौहें सिकुड़ चुकी थी, लेकिन शायद इस वक्त सामने आयत थी, जिस वजह से उसने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। लेकिन अगले ही पल एक बार फिर से उसका फ़ोन एक बीप की आवाज़ के साथ बज उठा था, जो कि वो एक मैसेज का नोटिफिकेशन था, जिसे पढ़ते ही आरुष की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। तो वही चेहरे पर गुस्से की लकीरें भी ना जाने क्यों अचानक से उभर आई थी। तभी वह तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए उस केबिन से बाहर निकलना चाहा था कि आयत ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ अर्जेंट काम है। अभी आरुष ने इतना कहा ही था कि ना जाने क्यों आयत के चेहरे पर भी एक गुस्सा साफ नजर आने लगा था। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी होते हुए काफ़ी गुस्से में ही कहा था, क्या मैं जान सकती हूँ कि हर रोज़ का तुम्हारा ये अर्जेंट काम कौन सा रहता है? आखिर तुम करते क्या हो जो तुम्हें हर वक्त ये अर्जेंट काम लगा रहता है? हाँ आयांश, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर तुमने इस वक्त मेरा बाप हॉस्पिटल में
अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। ये है मेरा अर्जेंट काम। आई बात समझ में? ना जाने क्यों आयत की बातों को सुन आरुष ने भी इस बार काफ़ी गुस्से व सख्ती में ही उसे जवाब दिया था। तो वही आज पहली बार आरुष को इस कदर गुस्से में देख आयत सन्न रह गई थी। हर वक्त मजाक मस्ती उसके साथ फ्लर्ट करने वाला आरुष का चेहरा इस वक्त गुस्से में काला पड़ चुका था, जिसे देख आयत भी एक क्षण के लिए खामोश हो चुकी थी कि तभी आरुष काफ़ी जल्दबाजी में उस केबिन से लगभग दौड़ते हुए बाहर निकल गया था। लेकिन उसके जाते ही उसने तुरंत रूही को कॉल करके अपने केबिन में बुला लिया था, जहाँ रूही अभी केबिन के गेट पर ही खड़ी थी कि तभी आयत ने उससे सवाल करते हुए कहा, कल रात अयांश तुम्हारे घर पर रुका हुआ था? आयत का इतना कहना था कि रूही एक क्षण के लिए सोच में पड़ चुकी थी। अचानक से चेहरे पर एक घबराहट साफ उभर आया था। तभी उसे चुप देख इस बार आयत थोड़ी सख्ती से बोली, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? यस मिस आयत, कल अयांश मेरे साथ ही था, थोड़ी हकलाती आवाज़ में रूही ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुनते ही आयत की भौहें सिकुड़ चुकी थी। क्यों? जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ कि कल रात वो तुम्हारे साथ क्यों था? एक बार फिर से आयत ने काफ़ी सख्ती में ही कहा था, जो रूही के अंदर एक भय पैदा करने के लिए भी काफ़ी था। मिस आयत, दरअसल कल रात बाबा की तबीयत अचानक से खराब तो फिर उन्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। इतनी रात में अयांश को कॉल करने का क्या मतलब हुआ? आई एम सॉरी मिस आयत, वो मैं घबरा गई थी। आयत की बातों को सुन रूही ने भी इतना ही कहा था कि आयत ने उसकी बातों को बीच में काट भी दिया था। तुम्हें मालूम है ना कि वो शादीशुदा है? इस बार आयत की इन बातों को सुनते ही ना जाने क्यों रूही के अंदर का भय, उसकी घबराहट एक पल में ही गायब हो चुकी थी। जहाँ पहले उसे डर था कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए, लेकिन वही इस बार जैसे उसे मालूम चल चुका हो कि अचानक से आयत के बुलाने के पीछे का क्या कारण था। इस वजह से वह इस बार हल्का मुस्कुराते हुए बोली, यस मिस आयत, मुझे मालूम है कि वो शादीशुदा है। लेकिन उसे मुस्कुराते हुए देख आयत की भौहें सिकुड़ चुकी थी, या शायद अब तक उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था कि नासमझी में आकर उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वह तुरंत एक बार फिर से थोड़ी सख्ती में ही कहा था, यहाँ तुम्हें काम के पैसे मिलते हैं, गॉसिप करने के लिए नहीं। बैक टू योर वर्क। इतना कहते हुए वो अपनी कुर्सी की तरफ मुड़ गई थी। तो पीछे से उसे रोकते हुए रूही ने कहा, मिस आयत, अयांश बहुत अच्छा लड़का है और वो आपसे प्यार भी बहुत करता है। जहाँ रूही की इन बातों को सुन आयत ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन रूही अपनी बातों को पूरा करते हुए वहाँ से बाहर निकल गई थी। तो उधर दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए आरुष का चेहरा गुस्से में काला पड़ चुका था। आंखों में एक खून उतर आया था। तभी सामने खड़े संजीव के करीब बढ़ते हुए उसने कहा, अब कैसी तबीयत है उनकी? सर, अभी उनका अंदर इलाज चल रहा है, डॉक्टर भी अभी कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। संजीव का इतना कहना था कि आरुष की नज़र सामने वार्ड के दरवाजे पर टिक गई थी, जिसके अंदर एक शख्स का इलाज चल रहा था। तभी पास ही खड़े संजीव ने आगे कहा, सर, वो लोग बिल्कुल किसी दरिंदे की तरह हैं। उनके लिए किसी इंसान की जान लेना जैसे कोई खिलवाड़ बन चुका हो। इस बार संजीव का इतना कहना था कि आरुष की पलकें आपस में कस चुकी थी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अपनी पलकों को बंद किए हुए ही आरुष ने पूछा था, जिस पर संजीव एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए कहा, एक्चुअली सर, कल रात जब आप माहेश्वरी विला से बाहर निकले थे उस वक्त किसी ने आपको देख लिया था। मेरा मतलब कि उस घर के ही किसी सदस्य ने आपको देखा था और उसे मालूम चल गया था कि विला के इस बॉडीगार्ड के साथ आपका कोई कनेक्शन है। इसलिए आज की सुबह जब ही अपना नाइट शिफ्ट ख़त्म करके घर वापस लौट रहा था, उन लोगों ने इसका पीछा किया
और इसके घर में घुसकर आपके बारे में पूछताछ की। लेकिन जब इसने कुछ भी नहीं बताया तो फिर इसके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया था। दिन का समय था और घर भी छोटा था, तो इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ काफ़ी आसानी से आसपास फैल गई थी, जिसे सुनकर पड़ोसियों ने इसके घर को खटखटाना शुरू किया। तो वो लोग भाग निकले और वक्त रहते इसके पड़ोसियों ने इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। किसी ने उनमें से किसी का चेहरा देखा था? कितने लोग और कौन कौन था? किसी ने कुछ बताया? इस बार अपनी पलकों को खोलते हुए आरुष ने कहा था। इसे सुन संजीव ने अपनी गर्दन को बस ना में हिला दिया था। नो सर, इसकी हालत देखकर वहाँ मौजूद लोगों में इतनी अफरा तफरी मच चुकी थी कि किसी को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। संजीव ने आगे कहा था, जिसे सुन आरुष इस बार खामोश वो किसी सोच में डूब चुका था कि तभी कुछ सोचते हुए संजीव ने कहा, सर, सारे दरिंदे तो उस माहेश्वरी विला में ही बैठे हुए हैं, इसलिए उनके अलावा ये काम कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। इस बार संजीव की इन बातों को सुन आरुष ने अपनी मुट्ठियां कस ली थी, यहाँ तक कि गुस्से में उसके सिर की नसें तक उभर आई थी। तो उधर दूसरी तरफ आज सुबह आयत से आरुष के बारे में पूछताछ करने के बाद जगदीश माहेश्वरी इस वक्त रूही के घर के सामने खड़े थे, जहाँ कुछ क्षण तक खुद के आसपास देखते हुए उन्होंने सामने उसके घर के दरवाजे को खटखटा दिया था, जिसके तुरंत बाद ही उस दरवाजे को खोलते हुए रूही के बाबा जैसे ही बाहर निकले थे, सामने खड़े जगदीश माहेश्वरी को देख वो चौंक से गए थे। साहब आप यहाँ? कुछ काम था तो आप मुझे याद करते, आपने यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों की? इतना कहते हुए उसके बाबा ने अब तक अपने दोनों हाथों को भी जोड़ लिया था। तो वही जगदीश माहेश्वरी भी आगे बढ़ते हुए उनके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल बस तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो, उतना ही काफ़ी है। सवाल? कैसा सवाल साहब? पूछिए, आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, रूही के बाबा ने कहा था। और इसके साथ ही जगदीश माहेश्वरी को भी अंदर आने का इशारा कर दिया था। तो वही जगदीश माहेश्वरी उन्हें मना करते हुए बोले, नहीं, मैं यही ठीक हूँ, बस तुम इतना बताओ कि वो लड़का जिसका नाम आयांश है उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? साहब, उससे कोई गलती हो गई है क्या? साहब, एक छोटा बच्चा समझ कर उसको माफ़ कर दीजिए, थोड़ा शैतानी ज़रूर करता है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। वो तो मेरी शराब छुड़वाने के लिए मुझे छत से सीधा नीचे लटका देता है। अब क्या करें साहब, अपना बेटा है, अपना खून है, इसलिए उससे रिश्ता भी तो नहीं तोड़ सकते ना। रूही के बाबा का इतना कहना था कि जगदीश माहेश्वरी की भौहें सिकुड़ चुकी थी। तुम्हारा बेटा? लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी तो बस एक बेटी है जो मेरी ही पोती की कंपनी में काम करती है, फिर ये अचानक से बेटा कहाँ से आ गया? जी साहब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है साहब, मुझे भी अब तक यही मालूम था कि मेरी बस एक बेटी ही है, लेकिन पिछले महीने ही मुझे भी मालूम हुआ कि मेरी पत्नी जब मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर घर से भागी थी उस वक्त वो माँ बनने वाली थी। लेकिन जाने दीजिए साहब, अच्छा हुआ कि उस वक्त वो भाग गई, नहीं तो मेरा ही खर्चा बढ़ जाता। और अब जब मेरा बेटा बड़ा होकर वापस आया है तो मेरे खर्चे पर नहीं, उल्टा मैं उसके खर्चे पर ऐश कर रहा हूँ। रूही के बाबा का इतना कहना था कि अब तक जगदीश माहेश्वरी थोड़ी सोच में पड़ चुके थे, जिन्हें काफ़ी देर तक खामोश देख रूही के बाबा ने आगे कहा, क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, लेकिन जो तुम ये अपनी बिछड़े हुए बेटे की कहानी सुना रहे हो वो सच है ना? जगदीश माहेश्वरी ने आगे कहा था। तो वही उनकी बातों को सुनकर इस बार रूही के बाबा लगभग सिहर उठे थे, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल भी लिया था। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला कोई अपने बेटे को कैसे नहीं पहचानेगा? ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर गलती से भी मुझे पता चल गया कि इस वक्त तुमने जो भी कहा है वह सब झूठ है, तो फिर याद रखना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जगदीश माहेश्वरी ने आगे कहा।
और तुरंत वहाँ से पीछे मुड़ते हुए अपनी कार के भीतर जा बैठे थे। तो वही पीछे रह गए रूही के बाबा, जिनके माथे पर अब तक पसीने की बूंदें साफ चमकने लगी थी। चेहरे पर घबराहट का भाव था। वह तुरंत काफ़ी जल्दबाजी में घर के भीतर भागते हुए अपना फ़ोन उठा लिया था। अरे बेटा, इस वक्त तुम कहाँ हो? अभी अभी तुम्हारा वो ससुर, नहीं, तुम्हारे वो नाना ससुर आया था और पता नहीं तुम्हारे बारे में कुछ अनाप शनाप पूछकर मुझे धमकी देकर गया है। बेटा तुम बचा लो मुझे। तुमने तो कहा था कि इस मामूली से झूठ के बदले में मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो गर्दन पर जैसे तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। तो वही फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद आरुष उस शख्स की बातों को सुन थोड़ा चौंक सा गया था। शायद उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जगदीश माहेश्वरी उसके बारे में पूछताछ करते हुए रूही के घर तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन वह कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने आगे कहा, सुनो बेटा, अब मैं कीमत बढ़ा रहा हूँ। पहले मुझे लगा था कि ये बस एक मामूली सा काम है, लेकिन अब मुझे इसमें जान का भी खतरा नजर आ रहा है। इसलिए मुझे अब दोगुनी कीमत चाहिए, नहीं तो मैं जाकर उस जगदीश माहेश्वरी को सारा सच बता दूंगा कि तुम मेरे कोई भी बेटे बेटे नहीं हो। वो तो मैं बस तुम्हारे कहने पर उनसे झूठ बोला हूँ। आई बात समझ में? रूही के बाबा का इतना कहना था कि उनकी बातों को सुन आरुष की भौहें सिकुड़ चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से वह कुछ कह पाता उससे पहले ही आरुष के सामने संजीव आकर खड़ा हो गया था, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें और चेहरे पर घबराहट देख आरुष ने बस इतना कहा, मिल जाएंगे, जितने चाहिए उतने सारे मिल जाएंगे, और उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। जिसे देख संजीव अपना गला थोड़ा साफ करते हुए कहा, सर एक बुरी खबर है, ही इज़ नो मोर। जख्म इतना गहरा था और उसे हॉस्पिटल लाने में भी थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए शायद डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। संजीव का इतना कहना था कि उसकी बातों को सुनकर आरुष सन्न रह गया था। तभी संजीव ने आगे कहा, सर अब आगे क्या करना है? सर मेरी मानिए तो अब आपको भी हमेशा के लिए आशियाना लौट आना चाहिए। ये लोग बहुत ख़तरनाक लोग हैं, इन्हें किसी सामान और इंसान के बीच में कोई भी फ़र्क समझ में नहीं आता है। इसलिए सर यहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके तुम भी अपने घर चले जाना, आज तुम्हारा ऑफ है। जहाँ भी संजीव अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही आरुष अपनी बातों को पूरा करते हुए उस हॉस्पिटल से बाहर निकल गया था। रात का वक्त, इस वक्त पूरा माहेश्वरी परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा रात का डिनर खत्म कर ही रहा था कि तभी आरुष माहेश्वरी विला के अंदर आते हुए सीधा जगदीश माहेश्वरी के सामने खड़ा हो गया था। आप मेरे घर गए थे? क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मेरे बारे में ऐसा क्या जानना था जो आप मुझसे न पूछकर सीधा मेरे घर तक पहुँच गए और वहाँ जाकर आप मेरे बाबा को धमकी भी दे आए? लेकिन क्यों? आज पहली बार आरुष को इतनी सख्ती में बात करते देख अंजना गुप्ता के साथ साथ बाकी सब भी थोड़े हैरान थे। तो वही जगदीश माहेश्वरी के पास ही बैठी आयत हैरानी में ही अपनी जगह से खड़ी होते हुए कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही आरुष उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जिसके जवाब में आयत कुछ कहती उससे पहले ही आरुष ने आगे कहा, अभी इसी वक्त, और उसकी कलाई को पकड़े हुए ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी एक बार फिर से चौंक से गए थे। तो वही जगदीश माहेश्वरी, जिन्हें शायद आरुष की बातें व आयत को इस तरह से सबके सामने से लेकर जाना थोड़ा बुरा सा लगा था, इस वजह से वह भी तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। तभी पीछे रह गई सुलोचना ने बाकियों की तरफ एक नज़र देखते हुए कहा, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन अंजना भाभी, हम यहाँ किसी और धमाके का इंतजार कर रहे थे और यहाँ तो दूसरा ही धमाका हो गया। जिसे सुन अंजना या बाकी कोई कुछ कहता उससे पहले ही सुलोचना ने आगे कहा, हम तो यहाँ उस गार्ड के, लेकिन वो अपनी बातों को पूरा कर पाती उससे पहले ही अंजना गुप्ता ने उन्हें घूरते हुए ही चुप करा दिया था और एक नज़र खुद की चारों तरफ देखते हुए बोली,
सब लोग एक जगह मिलो। बात इतनी आसान भी नहीं है जितनी हम समझ रहे थे। और खुद वहाँ से चलकर दूसरी तरफ चली गई थी। तो वही दूसरी तरफ आरुष आयत को कमरे में ले जाते ही उसके गले से लग गया था, जिसे अचानक से ऐसे देख आयत चौंक सी गई थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।